हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और 18 जनवरी के न्यूज़ में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग लाइव नहीं हो पाए बिकॉज ऑफ द नेटवर्क इशू, और कल हम लोग लाइव ही रहेंगे। तो आज के डिस्कशन को हम लोग रिकॉर्डेड वीडियो में देख लेते हैं। आप लोग इम्पॉर्टेंट आर्टिकल को मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है, आप इसको नोट भी करेंगे और क्वेश्चन भी दिए गए आंसर राइटिंग के लिए, तो आप क्वेश्चन ज़रूर लिखिएगा और अपलोड कर दीजिएगा IAS दरबार आंसर रिव्यू ग्रुप में, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कोटेशन से। आज का कोटेशन है, देयर इज सम self interest behind every friendship. There is no friendship without self interest. This is a bitter truth. ये स्टेटमेंट है, आप समझ पा रहे होंगे क्या मतलब है इसका, कि हर फ्रेंडशिप के पीछे कोई ना कोई सेल्फ इंटरेस्ट ज़रूर होता है, और कोई भी फ्रेंडशिप ऐसे नहीं होती है जहाँ पे कोई भी सेल्फ इंटरेस्ट ना हो। सेल्फ इंटरेस्ट का मतलब यहाँ पे सिर्फ मॉनेटरी बेनिफिट से नहीं है। सेल्फ इंटरेस्ट कई तरीके के हो सकते हैं। किसी को मोटिवेशनल सपोर्ट मिल सकता है। तो फ्रेंड को बनाने का कोई ना कोई, इसके पीछे कहा जा रहा है कि कोई ना कोई स्वार्थ ज़रूर होता है, और अगर वहाँ पे कोई स्वार्थ नहीं है तो वो फ्रेंडशिप एग्जिस्ट नहीं करेगी। चाहे कोई बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो, चाहे अपनी आप बात शेयर करते हो, चाहे कोई इकोनॉमिक बेनिफिट्स हो। तो IR के पर्सपेक्टिव में भी हम ऐसे कोटेशंस को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और आज अपना पहला कोटेशन देखते हैं। अ बैलेंस्ड डाइट, अशोक गुलाटी जी का ये आर्टिकल है। इसमें इन्होंने बताया है कि कैसे न्यूट्रिशनल चैलेंजेस हैं जिसको कि एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, और एग्रीकल्चर और जो एनवायरनमेंट डिमांड है, दोनों इस बात को, ये जो चैलेंज है उसको शो करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बताया है, देखिए पेपर 3 में आ जाएगा, GS पेपर 3 में एग्रीकल्चर में, साथ में आप न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ में भी इसको ऐड कर सकते हैं, सोशल जस्टिस, ठीक है। तो कुछ एक फैक्ट है, ये मैं आपको बता दूं कि एग्री फूड पॉलिसी जो है वो ऑप्टिमल होना चाहिए। इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा चल रही है, राइट। और कैसा पॉलिसी हो, उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ कितनी हो, फार्मर्स का भी फ़ायदा हो, और इस तरीके से जो लॉन्ग टर्म चैलेंजेस हैं उसको एड्रेस करना अभी बहुत ज़रूरी है। UN पॉपुलेशन के प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग, याद रखिएगा ये एक रिपोर्ट है, ये बताया गया कि इंडिया जो है वो मोस्ट पॉपुलस कंट्री हो जाएगा 2027 तक आते आते, ठीक है ना। यानी महज 7 सालों में मोस्ट पॉपुलस कंट्री में इंडिया का नाम शामिल होगा। बाय 2030 द कंट्री इज़ लाइकली टू हैव ऑलमोस्ट 600 मिलियन पीपल लिविंग अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज में लगातार लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, और उसके लिए सेफ फूड प्रोड्यूस करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अभी। तो इंडियन एग्रीकल्चर के ऊपर जाए तो आप पूरा भार पड़ गया है, और यहाँ का जो अगर होल्डिंग साइज भी आप देखते हैं तो बहुत छोटा है, इसके लिए काफ़ी नुकसान भी होता है। कल्टिवेबल लैंड एंड वाटर फॉर एग्रीकल्चर आर लिमिटेड। जैसा आपको पता है कि जो ग्राउंड वाटर इरीगेशन होता है या वाटर की समस्या ऑलरेडी बहुत जगह पर है, और इसके लिए एक तो कल्टिवेबल लैंड भी नहीं, दूसरा वाटर की भी समस्या है, ये लिमिटेड है। तो इसकी वजह से प्रेशर बहुत पड़ रहा है एग्रीकल्चर के ऊपर। तो एक तरफ आप क्या देख रहे हैं कि जो संख्या है, जनसंख्या, पॉपुलेशन, वो बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ अब उस जनसंख्या को ऑब्वियसली फूड सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए कल्टिवेबल लैंड और वाटर दोनों की कमी है। तो एक तरीके से एक प्रेशर क्रिएट होता जा रहा है। तो आखिर आगे की जो एग्री फूड पॉलिसी है वो किस तरीके की हो, इसलिए एक ऑप्टिमल एग्री फूड पॉलिसी का होना बहुत ज़रूरी है, ऐसा अशोक गुलाटी जी मानते हैं। इन्होंने कुछ अच्छे ऑप्शंस बताए हैं, जैसे कि जो पॉलिसी है उसमें 4 बातें तो होनी चाहिए। पहला है कि इट शुड बी एबल टू प्रोड्यूस एनफ फूड, फीड एंड फाइबर फॉर इट्स लार्ज पॉपुलेशन। बड़ी जनसंख्या के लिए एक ऐसी पॉलिसी हो जिसमें कि एनफ फूड ग्रेन्स मौजूद हों, फाइबर मौजूद हों, और जो भी पूरी जनसंख्या को फीड कराने के लिए आवश्यक है वो होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट जो उसमें होना ही चाहिए आपकी पॉलिसी में, दैट इज इट शुड डू सो इन मैनर दैट नॉट ओनली प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, सॉइल, वाटर, एयर एंड बायोडाइवर्सिटी, बट ऑल्सो अचीव द हायर प्रोडक्शन लेवल। तो आपको एक तरफ तो एनवायरमेंटल कंसर्न से देखना होगा, क्योंकि ग्राउंड वाटर इरीगेशन होता है और ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है, तो इससे जो पॉल्यूशंस वगैरह क्रिएट होते हैं, सॉइल, वाटर, एयर, तो बायोडाइवर्सिटी को बचाना एक तरफ आपका उद्देश्य होना चाहिए, और दूसरी तरफ हायर प्रोडक्शन को भी आपको अचीव करना पड़ेगा। तीसरा ऑप्शन जो होना ही चाहिए हमारी पॉलिसी में वो क्या है, इट शुड इनेबल सीमलेस मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम फार्म टू फोक, कीपिंग द मार्केटिंग कॉस्ट लो। तो यानी कि सस्टेनेबल फूड ग्रेन्स आपको प्रोवाइड करना होगा। जो सप्लाई चेन होगा
वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। कंज्यूमर के पास जो फूड पहुंचे वो फ्रेश हो, सेफ हो और लो कॉस्ट का हो, यानी अफोर्डेबल प्राइस पे न्यूट्रिशियस फूड को पहुंचाना कंज्यूमर के पास अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन आपकी पॉलिसी में इसका होना अनिवार्य है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट सुझाव इनके द्वारा दिए गए हैं। एंड फाइनली द कंज्यूमर शुड गेट सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड एट द अफोर्डेबल प्राइस। उसके बाद क्या चीजें हैं कि सेंटर की अगर बात करें तो हुज इनकम नीड्स टू गो अप एंड एक्सेस टू द बेस्ट टेक्नोलॉजी एंड बेस्ट मार्केट इन टेक्नोलॉजी एंड अब्रॉड। तो टेक्नोलॉजीज का ऑब्वियसली यहाँ पे इंटरवेंशन जरूरी है जो कि सेंटर के द्वारा हो सकता है। एंड ये प्रोडक्शन लेवल की अगर हम बात करें, प्रोडक्शन साइड से अगर हम देखेंगे तो पॉलिसी में जो बेस्ट पार्ट है वो इन्वेस्टमेंट का होना चाहिए। और इन्वेस्टमेंट किस में होना चाहिए? R&D में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में होना चाहिए, क्योंकि जब तक एग्रीकल्चर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स के प्रोजेक्ट्स बढ़ेंगे नहीं तब तक यहाँ पे जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है या जो हम ऊपर के तीनों फैक्टर्स में देख पा रहे हैं वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे। इसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एग्रीकल्चर के फील्ड में एक्सटेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसी पॉलिसीज़ को लेकर के आना होगा सरकार को, और तब जाकर के आप ये कह सकते हैं कि हम कुछ सालों में अपने जो टारगेट्स है उसको अचीव कर पाएंगे। कैन इट बी डन ओवर से नेक्स्ट 3 years? क्या 3 सालों में इसको अचीव किया जा सकता है? तो इसके बाद इन्होंने बहुत सारी बातें वहाँ पर कही हैं, बहुत सारे फैक्ट्स MSPs के बारे में बताया है, वो आप लोग पढ़ लेंगे। अंत में जो कंक्लूजन ये बताते हैं इस आर्टिकल का वो है कंजम्पशन के अगर पर्सपेक्टिव से आप देखेंगे तो बेसिक हंगर हैज़ बीन मोर और लेस कंक्वेर्ड, बट the biggest challenge for next 10 years is that of the malnutrition especially among children। तो हमने कुछ रिपोर्ट्स के जरिए भी ये जाना है कि बच्चों में माल न्यूट्रिशन की दिक्कत है, यानी स्टंटिंग, वेस्टिंग सबकी दिक्कत आ रही है। तो न्यूट्रिशन को कैसे इंश्योर किया जाए ये बिगेस्ट चैलेंज है आज, और मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम है समहाउ, जैसे कि एजुकेशन को लेकर के, महिलाओं के एजुकेशन, इम्यूनाइजेशन, सैनिटाइजेशन और न्यूट्रिशियस फूड को अवेलेबल करवाना अपने आप में एक चैलेंज है। तो ये मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम्स हैं जिसको आप कैसे रिड्यूस करेंगे। तो यहाँ पे जो PDS सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन फूड सिस्टम है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं सो दैट न्यूट्रिशियस लेवल के फूड्स को प्रोवाइड किया जा सके। स्टॉकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नॉट हेल्पिंग मच। तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या हो सकते हैं? फाइनेंस मिनिस्टर विल do an honest job if she put full food subsidy bill in the central budget rather than putting it under the carpet of the FCI borrowing। तो अब ये बजट पर आते हैं लास्ट में कि बजट में अगर फाइनेंस मिनिस्टर फूड सब्सिडी को शामिल करते हैं रादर दैन जो ये FCI है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आपको पता है उन्होंने बहुत सारे बोरोइंग्स FCIs के द्वारा किया जाता है और फूड ग्रेन्स को वहाँ पे संभाल के रखा जाता है। तो ये चीज़ें अगर ना करे सरकार और इसके बजाय फूड सब्सिडी को प्रोवाइड करे ऑनेस्ट तरीके से, तो एक बजट इस तरीके का होना चाहिए जिससे कि इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जा सकता है। तो इन शॉर्ट ये बजट का जिक्र करते हैं कि बजट कैसा होना चाहिए। सो फाइनेंस मिनिस्टर एंड ऑल्सो लीड टू सप्लाईज ऑफ मोर डाइवर्सिफाइड एंड न्यूट्रिशियस फूड टू द बेनिफिशरीज एंड सेटिंग अ फूड एग्री पॉलिसी इन डिमांड ड्रिवन अप्रोच। देखिए तो अभी आने वाला है बजट, और इसके लिए लगातार सभी राइटर जो हैं वो बजट को लेकर के ही जिक्र करते हैं कि बजट कैसा होना चाहिए। तो प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग के तौर पर किस तरीके का होना चाहिए, न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करना, अफोर्डेबल प्राइसेस में फूड सिक्योरिटी देना, ये सब एक मेन उद्देश्य है और इसको शामिल किया जाना चाहिए एग्री फूड पॉलिसीज में। ठीक है, आपको क्वेश्चन दिया गया, इसको लिखिएगा। क्रॉप डाइवर्सिटी पॉलिसी मस्ट एड्रेस न्यूट्रिशनल चैलेंजेस, डिस्कस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल हमारा है बिल्डिंग ट्रस्ट। ये IR पे एसोसिएट करेंगे, GS पेपर 2 में IR, इंडिया नेपाल रिलेशन। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दो देशों के बीच के रिलेशन को, इंडिया और नेपाल के रिलेशन को। कॉन्टेक्स्ट क्या है? लास्ट वीक में नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर प्रदीप ग्यावली वो यहाँ पर आए थे विजिट पर, और द फर्स्ट ऑफिशियल हाई लेवल पॉलिटिकल फ्रॉम द नेपाल आफ्टर द रिलेशन शुड लास्ट ईयर व्हेन इंडिया बिल्ड द रोड टू लिपुलेख पास। तो लिपुलेख पास को लेकर के काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट था इंडिया और नेपाल के बीच में अभी, लेकिन सिचुएशन को नॉर्मल किया जा रहा है और अब फिर से वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पर विजिट पर आए थे। तो जो बाउंड्री डिस्प्यूट को लेकर के क्लेम्स हैं दोनों देशों के बीच का, उसको कैसे रिजॉल्व किया जाए, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है आज के डेट में।
So signaling that the conversation between the two countries is important for both and must continue. दोनों देशों के बीच में जो बातचीत है वो होती रहनी चाहिए और म्यूचुअल ट्रस्ट जो है वो बना रहना चाहिए. ट्रस्ट डेफिसिट को खत्म करना एक मेन उद्देश्य होना चाहिए दोनों देशों के बीच में. नाउ द प्राइम मिनिस्टर खड़ग प्रसाद शर्मा ओली, वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नेपाल के, डिक्लेयर दैट द गवर्नमेंट वाज डिटरमाइंड टू टेक 370 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड इन कालापानी लिम्पू धुरा लिपू लेक एरिया थ्रू डायलॉग एंड सेंटिमेंट विटेड द ग्यावली इन दिल्ली. तो वहाँ पर एक ये प्रोजेक्ट है कालापानी लिम्पू धुरा लिपू लेक प्रोजेक्ट है, याद रखिएगा, इंडिया नेपाल के बीच में है. और द एरिया इन द इंडिया चाइना नेपाल ट्राइजंक्शन कैन नॉट रिजॉल्व ओवरनाइट. तो वहाँ पे एक ट्राइजंक्शन है, इंडिया नेपाल और चाइना का एक वहाँ पे ट्राइजंक्शन है जो तिब्बत वाला एरिया है. चूँकि तिब्बत अभी ऑटोनोमस रीजन है चाइना के अंडर में, तो वो चाइना का ही कंट्रोल एरिया है. वहाँ पे एक ट्राइजंक्शन है और उसमें लेकर के काफ़ी डिस्प्यूट है. तो वो जो डिस्प्यूट है वो ओवरनाइट ख़त्म नहीं हो सकता है, लेकिन अगर म्यूचुअल ट्रस्ट को बनाया जाए जो वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा भी कहा गया, तो हो सकता है कि आगे चल के हमारा रिलेशन और बेहतर हो जाएगा. और ये एक एश्योरेंस दिया गया है दोनों देशों के तरफ से. तो ये एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वहाँ का. नेपाल और इंडिया के बीच का जो रिलेशन है ये नो डाउट बहुत मैटर करता है और एक अच्छा रिलेशन दोनों देशों के बीच में ही आगे लेकर के जाएगा इंडियन इकॉनमी को भी, इंडियन सिस्टम को भी और नेपाल के सिस्टम को भी. तो अभी लगातार ये कोशिश की जा रही है इंडिया के मिनिस्टर्स के ऑफिशियल्स के द्वारा भी और नेपाल या अदर जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके द्वारा भी कि रिलेशन को सही किया जाए और म्यूचुअल बेनिफिट से रिलेशन को आगे कंटिन्यू किया जाए. अगला आर्टिकल देख रहे हैं द के शेप्ड बजट. तो के शेप्ड रिकवरी की हम लोग बात कर रहे थे. के शेप्ड रिकवरी को आपको मैंने बताया था कि के में जो अपर लाइन है वो क्या बताता है, यानी कि एक रिकवरी जो ऊपर की तरफ हो रही है, राइज हो रही है, वो सिर्फ एक सेक्शन को बेनिफिट पहुंचाती है, जो सर्विस सेक्टर है उसको बेनिफिट पहुंचा रही है. लेकिन जो एक लाइन ऐसी भी है जो नीचे की तरफ जा रही है और जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है या जो मैनुअल वर्कर्स हैं उनको इम्पैक्ट कर रही है, उनको फ़ायदा नहीं पहुंचा रही है. तो ये के शेप्ड रिकवरी हमने डिस्कस किया था. अब के शेप्ड बजट क्या है, आईएएस की हम बात करते हैं. तो अभी जब वैक्सीन आ चुका है तो आपको लगता है कि सिचुएशन थोड़ा काम डाउन हो सकता है, राइट, नॉर्मल हो सकता है. तो इन्होंने एक जिक्र किया है और अभी जो पेंडेमिक के बाद सिचुएशन, अभी वैक्सीन के बाद जो सिचुएशन बन रही है इसमें इकोनॉमिक नॉर्मलाइजेशन के काफ़ी आसार हैं और उसी को लेकर के इन्होंने बताया कि के शेप्ड बजट का इन्होंने जिक्र किया है. अ प्रोटेक्टेड पीरियड ऑफ अल्ट्रा एकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी हैज़ लेड टू फॉल इन रियल लेंडिंग रेट्स एंड स्प्रेड ऑफ कॉरपोरेट्स एंड हाउस होल्ड्स. तो अभी तक जो चीज़ें हुई हैं वो आपको पता ही है कि किस तरीके से डाउनफॉल हुआ, लैंडिंग रेट को काफ़ी कम किया गया, तब भी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी नहीं रही. बट द लैगिंग सेक्टर ऑफ द ट्रेवल, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी विल फाइनली इमर्ज आउट ऑफ द पेंडेमिक शेडो. अब जब से वैक्सीन आ चुका है तो अब जो सेक्टर नीचे की तरफ जा रहा था, खास करके हॉस्पिटैलिटी वाला, कम्युनिकेशन वाला, ये जो आपका टूरिज्म वाला है, वो अब फिर से बाहर आएगा शेडो जोन से और फिर से रिकवरी की तरफ आगे जाएगा. अदर कंट्री टू स्टार्ट बेनिफिटिंग फ्रॉम द वैक्सीन पाइवॉट, इंडियाज एक्सपोर्ट ग्रोथ एंड कैपेक्स साइकिल. अब हम जैसे नेपाल को वैक्सीन प्रोवाइड कर रहे हैं या बाकी अपने श्रीलंका में वैक्सीन प्रोवाइड करेंगे तो इससे क्या होगा कि हमारा जो एक्सपोर्ट लेवल है वो भी बढ़ेगा और ये भी रिकवरी में मदद करेगा भारत की इकोनॉमी को. ठीक है, तो ये पॉजिटिव फैक्टर्स हैं जो वैक्सीन के आने के बाद से भारत को इसका फ़ायदा मिल सकता है. और इम्पैक्ट जो हुआ है पेंडेमिक का इनफॉर्मल इकोनॉमी पे, वो आप सभी लोग जानते हैं कि कितना बुरा प्रभाव इसका रहा है. इंडिया मोस्ट लाइकली टू लिविंग विद द क्लासिक के शेप्ड रिकवरी जो मैंने आपको बताया, जहाँ पे कि कॉर्पोरेट्स को हाउस होल्ड जो हैं वो स्ट्रॉन्गर बैलेंस बनाए हुए हैं, लेकिन कुछ एक सेक्टर जो स्मॉलर फॉर्म्स और पुअर हाउस होल्ड्स हैं वो काफ़ी डाउनफॉल में जा रहे थे. वर्ल्ड बैंक के एस्टिमेट के अकॉर्डिंगली January 2021 outlook that close to 100 million people will sink below the poverty line. काफ़ी सारे लोग साउथ एशिया में पॉवर्टी लाइन के नीचे चले गए हैं क्योंकि लोगों की जॉब चली गई, काफ़ी इकोनॉमिक कंडीशन वर्स्ट हो गई. Given the microeconomic outlook, how will the financial year 22 union budget shape up? तो कैसे आप ऐसा यूनियन बजट लेकर के आएँ कि इकोनॉमिक कंडीशन को सही कर सकते हैं. दो इम्पॉर्टेंट इम्प्लीकेशंस यहाँ पर पेंडेमिक के डेवलपमेंट पर इन्होंने बताया है. पहला है the improving situation means that unlike other countries they are amid lockdown 2.0, India doesn't have to worry much about the renewing survival style fiscal support measures.
तो यहाँ पे जैसे कुछ सिचुएशंस बाकी देशों में हो गए हैं, लेकिन उस तरीके की भारत में सिचुएशन नहीं हुई है और हमने काफ़ी हद तक जो हमारा इकोनॉमिक कंडीशन है उसको इम्प्रूव किया हुआ है. The flip side, given the K-shaped recovery and new pandemic poor, is there will be more mouth for the government to feed, employ and socially assess. So अब जो बजट आना चाहिए उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रूरल डेवलपमेंट, सोशल सेक्टर जो बेनिफिट्स है, हेल्थ एंड एजुकेशन, इन सबको शामिल किया जाना चाहिए और वैक्सीनेशन का जो कॉस्ट है वो भी ऐड होना चाहिए. एंड द गवर्नमेंट विल ऑल्सो हैव टू शार्पन इट्स फोकस ऑन द कैपिटल स्पेंडिंग ऑफ द कंटेन डैमेज एंड पोटेंशियल ग्रोथ. तो यहाँ पे जो अभी ग्रोथ को डैमेज किया गया उसको अभी इंडिया के पास पोटेंशियल है कि वो सही कर सकते हैं. तो ये एक अर्थमेटिक प्रोजेक्शन किया जा रहा है इंडियन इकोनॉमी को लेकर के और इसमें जो एक्सपेक्टेड बजट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. ओवरऑल सारे राइटर्स का यही मानना है. ठीक है ना. तो ये इन्होंने अभी जो जीडीपी का ग्रोथ रहा है वो नीचे गया है, अभी एक्सपेक्टेड है कि वो आगे जा सकता है. ये सब हम लोगों ने पहले डिस्कस किया हुआ, ये सारे डाटा एंड फैक्ट्स हैं. ठीक है. ऑन द की अट्रैक्शन ऑफ द एवरी बजट सेशन इज टाइट रोप वॉक बिटवीन द ग्रोथ एंड फिजिकल प्रूडेंस. तो एक तरफ ग्रोथ को लेके जाना और दूसरी तरफ जो फिजिकल बैलेंस है कि बहुत ज़्यादा डेफिसिट ना हो जाए उसको मेंटेन करना एक चैलेंजिंग वर्क है गवर्नमेंट के सामने में. तो एक तरफ जहां पर आप इकोनॉमी को क्विकली हील करना चाहते हैं, ग्रोथ लेवल को आगे लेके जाना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपके पास एक पब्लिक डेट का भी चैलेंज है कि कैसे आप पब्लिक डेट को कम करेंगे. एंड फिजिकल मैनेजमेंट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. कैसे फिजिकल मैनेजमेंट किया जाए इकोनॉमी में सो दैट डेफिसिट बहुत ज़्यादा ना हो, कर्जा बहुत ज़्यादा ना हो, लेकिन ग्रोथ जो है वो सस्टेनेबल तरीके से आगे जाता रहे. तो आज के लिए इतना ही करते हैं. कल हम लोग फिर लाइव मिलेंगे डिस्कशन में. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच गाइज. प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को, अच्छे अच्छे कमेंट्स दीजिए और शेयर कर दीजिए अदर ग्रुप्स पर. थैंक्स अ लॉट. कीप स्टडिंग.